नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरुआत कर लेते हैं इस बुलेटिन के इस वक्त के अहम सुर्खियों के साथ। बांग्लादेश में नहीं थम रहा हिंदुओं पर अत्याचार, एक और हिंदू व्यापारी की बेरहमी से हत्या, वहीं एक विधवा महिला के साथ किया गया सामूहिक दुष्कर्म। बेंगलुरु में धार्मिक जुलूस पर पथराव से तनातनी, भाजपा ने थाने के सामने किया प्रदर्शन, राज्य की कांग्रेस सरकार पर लगाया तुष्टीकरण का आरोप। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सीएसआर कॉन्क्लेव का करेंगे उद्घाटन। कॉन्क्लेव में कुपोषण से निपटने और पोषण सुरक्षा को मजबूत करने पर होगा मंथन। चुनाव आयोग आज उत्तर प्रदेश की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट करेगा जारी, मतदाता अपने नाम, पते और अन्य विवरणों की कर सकेंगे जांच। और वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज बनी देश की अंतरिम राष्ट्रपति, वहीं पूर्व राष्ट्रपति मादुरो की अमेरिकी कोर्ट में पेशी, खुद को बताया निर्दोष। बुलेटिन की शुरुआत बांग्लादेश की खबर के साथ। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा। बांग्लादेश के जैनदे जिले में एक हिंदू महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की खबर सामने आई है। महिला ने इस पूरे मामले में थाने में 2 पुरुष और 2 महिलाओं के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। पीड़िता के मुताबिक उसे एक पेड़ से बांधा गया और बेरहमी से टॉर्चर किया गया। इसके साथ ही पीड़िता के बाल काटे गए और उसके साथ दुर्व्यवहार का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया। पीड़िता के मुताबिक एक युवक पिछले 2 साल से उसे परेशान कर रहा है और पैसों की मांग कर रहा है। दूसरी खबर भी बांग्लादेश की है। बांग्लादेश में हिंदू कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। यह घटना बांग्लादेश के जैसोर जिले की है। जैसोर में कई बदमाशों ने कारोबारी पर सरेआम गोलियां बरसाईं, जिससे कारोबारी की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद इलाके में दहशत फैल गई। बता दें कि मृतक की पहचान राणा कांति बैरागी के रूप में हुई है। राणा कांति बैरागी की बर्फ बनाने की फैक्ट्री थी। साथ ही राणा प्रताप नरेल स्थित दैनिक बीडी खबर के कार्यकारी संपादक भी थे। स्थानीय लोगों के मुताबिक देर शाम कई बदमाश मौके पर पहुंचे और राणा कांति पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। खबर कर्नाटक से है, जहां बेंगलुरु में एक धार्मिक जुलूस पर पथराव के बाद तनाव है। बेंगलुरु के जेजे नगर थाना क्षेत्र में रविवार रात ओम शक्ति मंदिर से निकले धार्मिक जुलूस के दौरान पथराव की घटना सामने आई है। आरोप है कि जुलूस पर पास के इलाके में पत्थर फेंके गए, जिसमें एक नाबालिग लड़की और कुछ महिलाएं घायल हो गईं। बच्ची को सिर में चोट लगने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद श्रद्धालुओं ने थाने के सामने प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ये पहला मामला नहीं है, पहले भी ऐसे मामले सामने आए हैं। आरोप है कि रविवार को ओम शक्ति मंदिर से भक्तों ने पंचमुखी नाग देवता मंदिर की तरफ जाना शुरू किया, तभी अराजक तत्वों ने पथराव कर दिया, जिससे कई भक्त घायल हो गए। इसके बाद आक्रोशित लोग पुलिस स्टेशन पहुंचे, जिसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर 3 नाबालिगों को गिरफ्तार किया है। घटना के बाद कर्नाटक सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह है कि जब इस इलाके में पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं, तो प्रशासन ने पहले से सतर्कता क्यों नहीं बरती। बीजेपी ने इस मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधा है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि कर्नाटक सरकार पूरी तरह विफल है। जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां ऐसी घटनाएं हो रही हैं। कांग्रेस तुष्टीकरण कर रही है। जहां भी कांग्रेस पार्टी सत्ता में आते हैं, तुरंत ये सब शुरू होता है। कोगिलू का देखो और अभी इसमें देखो, और परसों यल्लापुर में क्या हुआ है, ये सब देखते हुए उनको एक तरह कांग्रेस पार्टी जब आता है उनको जरा सपोर्ट होता है उनको, इस कारण ये सब करते रहते हैं। कांग्रेस पार्टी के अपीजमेंट के कारण ही सब हो रहा है। कांग्रेस सरकार कर्नाटक में आने के बाद हम लोग शांति तरीका से गणेश प्रदर्शन भी कर नहीं सकता,
अय्यप्प स्वामी प्रोसेशन भी कर नहीं सकता, ओम शक्ति प्रोसेशन भी कर नहीं सकता। कारण क्या है? कुछ भी करो हम हैं ऐसा कांग्रेस नेता कहता है ना, उसके वजह से। कर्नाटक में राज्य सरकार के खिलाफ भाजपा का विरोध प्रदर्शन जारी है। भाजपा राज्य के कोगिलू में अतिक्रमण हटाओ अभियान के बाद प्रभावित लोगों को आवाज देने के सरकार के फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कोगिलू बचाओ, अवैध प्रवासियों को हटाओ के नारे के साथ हुए इस प्रदर्शन में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष BY विजेंद्र सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। विजेंद्र ने आरोप लगाया कि सिद्धारमैया सरकार ने अवैध प्रवासियों के घर गिराने के फैसले से यू टर्न लेकर राजनीतिक दबाव में उन्हें आवाज देने का निर्णय लिया। जब से कर्नाटक में सिद्धरामैया नेतृत्व के कांग्रेस सरकार आया है, पिछले 2.5 साल में जो 38 लाख एप्लीकेंट्स है, जो गरीब है उसमें दलित है, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, पिछले 2.5 साल से मकान पूछ रहे हैं, लेकिन 2.5 साल में ये कांग्रेस सरकार किसी को भी घर का मंजूर नहीं दिया है, किसी को भी घर नहीं दिया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में NDDB फाउंडेशन फॉर न्यूट्रिशन की ओर से आयोजित CSR कॉन्क्लेव का उद्घाटन करेंगे। इस कॉन्क्लेव का विषय है पोषण सुरक्षा एवं कुपोषण उन्मूलन में कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की भूमिका। देश में कुपोषण से निपटने और पोषण सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में यह एक अहम पहल है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सरकार, कॉरपोरेट जगत, सहकारी संस्थाओं, अनुसंधान संस्थानों और लाभार्थी संगठनों को एक साझा मंच प्रदान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकार से समृद्धि के दूरदर्शी विजन को आगे बढ़ाते हुए गृह मंत्री अमित शाह भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ की CSR पहल के तहत गिफ्ट मिल्क कार्यक्रम के तीसरे चरण का शुभारंभ करेंगे। इस योजना के अंतर्गत भिलाई इस्पात संयंत्र के खनन क्षेत्रों में स्थित सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले लगभग 4000 बच्चों को विटामिन A और D से फोर्टिफाइड फ्लेवर्ड दूध उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने IDBI बैंक की CSR पहल के अंतर्गत शिशु संजीवनी कार्यक्रम का भी शुभारंभ करेंगे। ये कार्यक्रम महाराष्ट्र के नागपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित आंगनवाड़ी केंद्रों में अध्ययनरत लगभग 3000 बच्चों को पोषण सहायता प्रदान करेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर लग्जमबर्ग के दौरे पर हैं। डॉक्टर जयशंकर का बेल्जियम और लग्जमबर्ग में भारत के राजदूत ने स्वागत किया। विदेश मंत्री लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जेवियर बेटल और लग्जमबर्ग के वरिष्ठ नेताओं के साथ बातचीत करेंगे। इन मुलाकातों का मुख्य उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाना है। लग्जमबर्ग में रहते हुए विदेश मंत्री भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी मिलेंगे। यह यात्रा भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे फ्रांस और लग्जमबर्ग जैसे यूरोपीय देशों के साथ भारत के रिश्ते और मजबूत होंगे, खासकर ऐसे समय में जब भारत यूरोपीय संघ के साथ एक बड़े व्यापार समझौते पर काम कर रहा है। और अब उत्तर प्रदेश से खबर। यूपी में SIR की ड्राफ्ट सूची आज जारी की जाएगी। प्रदेश के कई करोड़ मतदाता SIR प्रक्रिया के दौरान अनमैप्ड रह गए हैं। ऐसे में चुनाव आयोग की ओर से ड्राफ्ट मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद भी मतदाताओं के पास अपना नाम मतदाता सूची में शामिल कराने का मौका होगा। चुनाव आयोग की ओर से जारी फॉर्म को भरकर वोटर मतदाता सूची में नाम शामिल कराने का आवेदन कर सकते हैं। यूपी में 4 नवंबर से वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू की गई थी। बता दें कि अनमैप्ड मतदाताओं को चुनाव आयोग की ओर से नोटिस जारी किया जाएगा। ड्राफ्ट मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद जिलों में छूटे मतदाताओं की वास्तविक संख्या का पता चल सकेगा। वहीं ड्राफ्ट मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद दावा आपत्ति की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। वोटर 6 फरवरी तक अपने दावे आपत्ति जमा कर सकेंगे। चुनाव आयोग ने 2024 लोकसभा चुनाव की समीक्षा बैठक में सभी मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग को लेकर सवाल उठाए। आयोग ने पूछा कि क्या वेबकास्टिंग की व्यवस्था पूरी तरह लागू की गई थी। दक्षिण 24 परगना में वेबकास्टिंग में कथित लापरवाही को लेकर कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है, जिस पर आयोग ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से जवाब मांगा है।
बैठक में शांतिपूर्ण मतदान के उपायों पर चर्चा हुई। साथ ही मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोपों पर भी समीक्षा की गई और बारुईपुर पूर्व और मयना विधानसभा क्षेत्रों में तैनात 4 अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर की स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए गए। वहीं भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर एसआईआर मामले में कोर्ट जाने की चेतावनी को लेकर करारा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि अगर ममता को कोर्ट जाना है तो बेझिझक जाए, लेकिन यह पूरा विवाद घुसपैठियों को बचाने की साजिश जैसा दिखता है। घुसपैठिया फेक वोटर्स बचाना है, इसीलिए इस पूरे इलेक्शन कमीशन के अभियान पर निशाना है। ये वही ममता बनर्जी है जो एक समय पर कहती थी कि घुसपैठिया हटाना चाहिए, वोटर्स को हटाना चाहिए जो फेक है। 2005 का वो समय था। अब सियासी धर्मांतरण ऐसा हुआ है कि घुसपैठियों के बचाव में ममता बनर्जी और टीएमसी मैदान में। किस प्रकार से एसआईआर के खिलाफ पहले इन्होंने डिसइंफॉर्मेशन फैलाया, बिहार में भी फैलाया, कोर्ट में तो कुछ नहीं निकला। कोर्ट गए थे वहां पे, कोर्ट ने कहा टू मच पैशन वेरी लिटिल रीजन। फिर उसके बाद इन्होंने धमकी देना शुरू किया। बीएलओस की कहीं पिटाई हुई टीएमसी के कार्यकर्ताओं के द्वारा और धमकाया गया उनको, और अब वो कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। कोर्ट बिल्कुल जाए, देखते हैं क्या मिलता है। पर अभी तक बिहार के चुनाव होने के बाद इतने दिन बीत गए, कोई कंप्लेंट नहीं फाइल की है वहां पर। ये केवल और केवल घुसपैठिया बचाने के लिए। अब बात दिल्ली दंगा मामले में जेल में बंद उमर खालिद और शर्जील इमाम मामले की। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण और माकपा नेता बृंदा करात के इन लोगों का बचाव करने पर भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जमानत ना देने पर कांग्रेस और लेफ्ट का इकोसिस्टम दोनों आरोपियों के बचाव के लिए बाहर निकल आया है। यह इकोसिस्टम हमेशा वोट बैंक को देश हित से ऊपर रखता है और देश विरोधी तत्वों का समर्थन करता है। वोट बैंक के नाम पर उमर शर्जील बचाओ गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग बचाओ वाले काम पर it is not just one or two. The entire Congress, left, liberal ecosystem is out to defend Umar and Sharjeel after the Supreme Court has denied any kind of relief to these two. Right from Prithviraj Chauhan, who says that they are not terrorists, they are in fact exercising freedom of speech. The Supreme Court has said that they are the intellectual architects behind what happened in Delhi. Despite that, look at the soft corner that the entire ecosystem has for such elements from the टुकड़े gang. वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। माघ मेले की भव्यता और पवित्रता का एक बार फिर विश्व देखेगा नया स्वरूप। करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए परंपराएं वही और सुविधाएं नई, जहां पग पग पर आस्था और दिव्यता की मिलेगी अनुभूति। जब संगम की रेती पर संत महात्माओं की होगी उपस्थिति, 6 पावन पर्व स्नानों में अखाड़ों के संतों का समागम, पूरे विश्व में माघ मेले की महानता का होगा वर्णन। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में माघ मेला 2026 आस्था की लहराती पताका, विकास की नई गाथा, काम दमदार, डबल इंजन सरकार। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद लंबित परियोजनाओं के काम में तेजी लाने और उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने के लिए प्रगति नाम से एक पहल की शुरुआत की। इसका मकसद था प्रोजेक्ट्स में देरी की वजहों का पता लगाकर उसका समाधान निकालना। इस पहल की 50 बैठकें हो चुकी हैं और 85 लाख करोड़ की 3,300 से ज्यादा परियोजनाओं को जल्द पूरा किया गया है। प्रगति की यह पहल कैसे कमाल कर रही है, इसी पर हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम है प्रगति एट 50, विकास को गति।
सबसे महत्वाकांक्षी रेल परियोजनाओं में से एक जम्मू उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक आज हकीकत बन चुका है। लगभग 30 साल की योजना और निर्माण के बाद अब ये रेल लाइन पूरी तरह से ऑपरेशनल है। पीएम प्रगति के तहत पूरी हुई इस परियोजना से अब कश्मीर घाटी सीधे रेल नेटवर्क के माध्यम से देश से जुड़ गई है, जो रणनीतिक और आर्थिक दोनों लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। करीब 272 किलोमीटर लंबा ये रेल कॉरिडोर, जिसे 1990 के दशक के अंत में मंजूरी मिली थी, दुनिया के सबसे कठिन पर्वतीय इलाकों में से होकर तैयार किया गया है। उबड़ खाबड़ हिमालयी ढलानों से लेकर गहरी नदी घाटियों तक फैली ये रेल लाइन 36 सुरंगों से होकर गुजरती है, जिनकी कुल लंबाई 119 किलोमीटर से अधिक है, जबकि इसके रास्ते में 1943 पुल बनाए गए हैं। ये परियोजना आधुनिक भारतीय रेल इतिहास की सबसे बड़ी और बेमिसाल इंजीनियरिंग उपलब्धियों में से एक मानी जा रही है। लेकिन इस परियोजना की राह इतनी आसान नहीं रही। जम्मू उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक पर कार्य वर्ष 1995 में शुरू हुआ था, लेकिन कठिन भौगोलिक परिस्थितियों, भूमि अधिग्रहण की बाधाओं, वन स्वीकृतियों और सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों के कारण लगभग 25 वर्षों तक इसकी प्रगति धीमी रही। लेकिन तस्वीर बदली प्रगति की बैठक ने। प्रगति के अंतर्गत इस परियोजना की समीक्षा के बाद आवश्यक स्वीकृतियों को तेजी से मंजूरी दी गई और समन्वित कार्रवाई के माध्यम से प्रमुख अड़चनों को दूर किया गया। इसके परिणाम स्वरूप ये परियोजना पूरी हुई और कश्मीर घाटी में रेल संपर्क शुरू हो सका। इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर काम चरणबद्ध तरीके से हुआ। बनिहाल से कटरा के बीच की सबसे अहम कड़ी हाल ही में पूरी हो सकी, जिसका उद्घाटन वर्ष 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इसी के साथ ये पूरी रेल लाइन पूरी तरह से परिचालन में आ गई और कश्मीर घाटी को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने का सपना साकार हो गया। जो हमारे प्रोजेक्ट थे, इसमें तेजी लाने के लिए पीएम ऑफिस की तरफ से गति शक्ति यूनिट्स को एक्टिवेट किया गया। गति शक्ति यूनिट्स जो है एक स्पेशल यूनिट्स है, जो कि रेलवे में इसी प्रोसेस को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो डेवलपमेंट का हमारा जो प्राइम मिनिस्टर साहब का एम है, उसको पूरा करने के लिए ये इसको गति शक्ति यूनिट्स को लॉन्च किया गया था और इसके रिजल्ट्स भी काफी अच्छे आपको देखने को मिले हैं। जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो अभी सपनों की बात लगती थी, हकीकत में वो रिजल्ट्स उसके दिखने लगे हैं। तकनीकी चमत्कारों से आगे बढ़कर ये रेल लिंक रणनीतिक और सामाजिक आर्थिक दृष्टि से भी बेहद अहम है। भारी बर्फबारी और भूस्खलन की आशंका वाले इस क्षेत्र में ये परियोजना साल भर निर्बाध संपर्क सुनिश्चित करती है, यात्रा समय को कम करती है और रक्षा बलों की आवाजाही को और मजबूत बनाती है। साथ ही इससे कश्मीर में पर्यटन और व्यापार को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। जो ये रेल सर्विस यहाँ शुरू हो गई J&K में, इससे हमें बहुत फायदा मिला है, क्योंकि दूर दराज इलाकों के से जो लोग आते हैं उनको बहुत दुश्वारियां होती थी रोड में, और इस रेल से सब एक को फायदा हुआ है। जो हमारा मौसम यहाँ जम्मू कश्मीर का है, खासकर कश्मीर का है, इसमें 6 महीने हमारा रास्ता ही बंद रहता है, एयर ट्रैफिक बंद रहता है, और उस हिसाब से ये हमारे लिए फायदेमंद साबित हुआ है। तो मोदी जी का बहुत शुक्रगुजार है। ट्रेन से बहुत फायदा मिल गया। ये टाइम विंटर का है, यहाँ इस टाइम फ्लाइट भी कैंसिल होता है, तो ट्रेन के वजह से इस बार हमें वो चीज नहीं देखना पड़ा है। इस साल हमने ट्रेन के जाने से बहुत फायदा मिल गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि को राष्ट्रीय हित में लंबित परियोजनाओं को पूरा करने के भारत के संकल्प का प्रमाण बताया। उन्होंने कहा कि ये परियोजना पीएम प्रगति मिशन के तहत दूरदर्शिता और समयबद्ध क्रियान्वयन का उदाहरण है। इस ऐतिहासिक परियोजना के पूरा होने के साथ उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक अब सिर्फ एक रेल लाइन नहीं, बल्कि अवसरों, एकीकरण और विकास का सेतु बन गया है। ये परियोजना जम्मू कश्मीर ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए प्रगति और विश्वास का प्रतीक बनकर उभरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।
अब मौसम की खबरों का रुख कर लेते हैं। उत्तर पूर्व भारत में कड़ाके की ठंड, कोहरे और शीतलहर का दौर जारी है। जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में कल हुई हल्की बर्फबारी का मैदानी इलाकों में असर दिख रहा है। बर्फीली हवा ने ठिठुरन बढ़ा दी है। साथ ही सुबह दृश्यता कम होने से सड़क और रेल यातायात भी प्रभावित है। भीषण सर्दी और शीतलहर के कारण कई राज्यों में स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई हैं। झारखंड में 12वीं तक के स्कूलों की 8 जनवरी तक छुट्टी घोषित कर दी गई है, तो वहीं त्रिपुरा में कक्षा 6 से 12 तक के स्कूल 10 जनवरी तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। उधर राजस्थान में 20 जिलों में अलग अलग समय के लिए 12 जनवरी तक स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक उत्तर पश्चिम, मध्य पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत में सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। वहीं पूर्वी पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार में दिन ठंडे रहने की संभावना है। साथ ही कुछ दिनों तक न्यूनतम तापमान में गिरावट आने की भी संभावना है। उधर दिल्ली समेत उत्तर भारत में घने कोहरे के चलते कई उड़ानों में देरी और उनके रद्द होने से यात्रियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। यात्रियों को इस असुविधा से बचाने के लिए दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने एक वेबसाइट का लिंक साझा किया है, जिसके जरिए शीतकालीन यात्रा करने वाले यात्री आसानी से अपनी फ्लाइट के वास्तविक समय की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस समय कोहरे से प्रभावित है कई फ्लाइट्स। रियल टाइम फ्लाइट की जानकारी अब दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जरिए एक वेबसाइट के जरिए आप ले सकते हैं। लेटेस्ट स्टेटस देखकर आप एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं। उधर पर्यटन नगरी मनाली के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सोमवार को बर्फबारी शुरू हो गई है, जिससे सैलानियों में उत्साह का माहौल हो गया है। मनाली शहर और आसपास के क्षेत्रों में दिन भर हल्की धूप के बीच बादल छाए रहे। अटल टनल पहुंचते हुए पर्यटकों ने बताया कि उन्हें मनाली में बर्फबारी की उम्मीद नहीं थी, लेकिन रोहतांग टनल में अचानक हुई बर्फबारी देखकर वे बेहद खुश हैं। जैसे ही निकले वहाँ पे हैवी स्नोफॉल था और स्नोफॉल के बच्चों ने बहुत एंजॉय लिया और बहुत बच्चों ने अपने वहाँ से चाय पी, खाना खाया। और इतनी ज्यादा ठंड थी कि बस ठंड में ये लग रहा था कि बस चाय हाथ में रहे और हम पीते ही रहे बस। अटल टनल से निकले थे जब वहाँ पे बर्फ थी, तो हम अटल टनल से वापस आए थे जब तो रोहतांग के अटल टनल पे वहाँ पे बहुत हमें स्नोफॉल दिखी और हमने चाय पी। तो हम अटल टनल पे गए तो अटल टनल से ऊपर गए, वहाँ पर बहुत अच्छा मौसम था। तो वापिस हम आए अटल टनल पे तो वहाँ खूब स्नोफॉल हो रहा था और अब जब नीचे आए तो वहाँ पर इतना स्नोफॉल नहीं था और के बादल थे और धूप निकली हुई थी। जयपुर के सीतापुरा स्थित JECC में राजस्थान डिजी फेस्ट ग्लोबल समिट 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इस समिट में प्रदेश भर से आए युवा अपने इनोवेटिव स्टार्टअप्स और डिजिटल नवाचारों का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस नवाचार की पड़ताल हमारे संवाददाता विकास सोनी ने की है। इस प्रोडक्ट की क्या कुछ खासियत है? हमने बनाया स्मार्ट रोड इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे देश में दिन प्रतिदिन रोड एक्सीडेंट्स की घटनाएं बढ़ी जा रही हैं, तो इन्हें कंट्रोल करने के लिए हमने आई सारथी बनाया। TLB रोड्स को मैनुअली इंस्पेक्ट करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। इवन जो हमारे सिटी के शहर के अंदर की रोड्स होती हैं उसे भी इंस्पेक्ट नहीं कर पाते, तो उस पर जितने भी पॉट होल्स, गड्ढे, ये सब चीज़ें क्रिएट होती हैं, वो उस पर चल रही व्हीकल से ज़्यादा अच्छे तरीके से हम डिटेक्ट कर सकते हैं। युवाओं ने किस उत्साह के साथ सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जो एक प्रोडक्ट बनाया है, वो निकट भविष्य में काफी कुछ हद तक सड़क दुर्घटनाओं जो लगातार हो रही है उस पर लगाम लगा सकता है। कैमरा पर्सन राकेश पटेल के साथ विकास सोनी, DD न्यूज। और अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख कर लेते हैं। वेनेजुएला के उपराष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज ने सोमवार को देश के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। यह घटनाक्रम उस समय सामने आया जब राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिका में ड्रग से जुड़े मामलों में न्यूयॉर्क की एक अदालत में पेश किया गया। इसके बाद अमेरिकी प्रशासन की कार्रवाई के चलते मादुरो को सत्ता से हटा दिया गया। डेल्सी रॉड्रिगेज के शपथ ग्रहण के साथ ही वेनेजुएला में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव और बढ़ गया है।
इजराइल ने लेबनान पर फिर एयर स्ट्राइक कर दी है। इजराइल ने हमास और हिजबुल्ला के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए कई जगहों पर हवाई हमले किए हैं। इजराइल ने 4 गांवों को पहले वार्निंग दी थी और फिर ताबड़तोड़ ड्रोन से हमले किए। वार्निंग देते हुए इजरायली सैन्य प्रवक्ता ने कहा था कि पूर्वी लेबनान की बेका घाटी में हम्मारा और एन अल तिन्हे गांव और दक्षिण में कफर हट्टा और आनन में हिजबुल्ला और हमास के सैन्य बुनियादी ढांचे को हम निशाना बनाएंगे। आपको बता दें कि इजराइल और लेबनान के बीच लंबे समय से संघर्ष विराम होने के बाद भी हमले होते रहते हैं। खेल की खबरों का रुख करें तो खेलो इंडिया बीच गेम्स के दूसरे दिन आज घोघला बीच दीव में दर्शकों को रोमांच, प्रतिस्पर्धा और खेल भावना का शानदार संगम देखने को मिलेगा। दिन की शुरुआत बीच सॉकर मुकाबलों से होने वाली है, जहां महाराष्ट्र, केरल, गुजरात, गोवा और अरुणाचल प्रदेश सहित कई टीमें मैदान में उतरेंगी। महिला और पुरुष दोनों वर्गों में ग्रुप मुकाबले खेले जाएंगे, जिससे नॉकआउट की तस्वीर और साफ होगी। बीच वॉलीबॉल में कोर्ट 1 और कोर्ट 2 पर लगातार मैचों का सिलसिला सुबह से शाम तक चलेगा, जिसमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और गुजरात की टीमें प्रमुख रहेंगी। दूसरे दिन बीच पेंचक सिलाट में पुरुष और महिला वर्ग के क्वालिफाइंग मुकाबले आयोजित किए जाएंगे। शाम के सत्र में बीच कबड्डी के रोमांचक पूल मैच खेले जाएंगे। हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली और पंजाब की टीमें जीत के लिए पूरा जोर लगाएंगी। दूसरे दिन का शेड्यूल खिलाड़ियों के लिए बेहद व्यस्त और चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।